जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे ना, ठीक है, यहां से यात्रा करेंगे। अभी सुपरविजन में इसकी कहां पे कनेक्शन बनता है थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि ये संख्या में ये टॉपिक आता है 5वें पे। आप देखें हम उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा है दूसरा टॉपिक, फिर पढ़ा है 8वां टॉपिक, अब पढ़ाऊंगा 5वां टॉपिक, फिर पढ़ाऊंगा तीसरा टॉपिक। एक जगह पे टॉपिक है जहां पर रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल है, वही साथ पढ़ाने लायक है। बाकी सिस्टम जो हमने बनाया था वो इस तरह से है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये मेरी ही फोटो, मैं ATI में लेक्चर दे रहा था तो उस दौरान का है, तो हमने सोचा हम ही क्यों न लगाएं अपना। ये यहां पर आते हैं, ये इसको समझने से पहले हमें ना एडमिनिस्ट्रेशन समझना होगा, क्योंकि जब भी सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंध और प्रशासन का एक उपभाग है नेतृत्व और पर्यवेक्षण। आप प्रधानाचार्य को स्कूल का प्रशासक भी कहना हो कह दीजिए, सुपरवाइजर कहना हो, मैनेजर कहना हो, एजुकेशनिस्ट कहना हो, वट एवर, जो भी लीडिंग काम करने वाला, जो भी कैप्टन कहना हो आप कह सकते हैं। इसलिए पिता को डैडी, पापा कुछ भी बोलिए, उसको काम पिता वाला ही करना रहता है, क्योंकि उसके कैरेक्टर नेचर में पिता का भाव आता है बच्चों की नजर में। बच्चे कुछ भी कह के बुलाएं, वैसे ही प्रिंसिपल को आप कुछ भी कह के बुलाइए, हेडमास्टर कहिए, सीनियर टीचर कहिए, लेक्चरर कहिए, एजुकेशनिस्ट कहिए, सुपरवाइजर कहिए, नेता कहिए, कैप्टन कहिए, अधिकारी कहिए, बट काम उसको पता है कि प्रिंसिपल एज उसको क्या करना है। इसके पहले जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में चलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे हम कहते हैं कि प्रशासन क्या है, तो प्रशासन हमेशा एक शब्द में आता है कि नीतियों का जो क्रियान्वयन करता है वो प्रशासन होता है। जो नीतियों को क्रियान्वित करे वो प्रशासन है, और जो नीतियां बनाए वो शासन है। सचिवालय क्या है? शासन है। और जिला प्रशासक, जिला अधिकारी क्या है? वो प्रशासन है। तो जो सचिवालय उसको पॉलिसी देता है वही उसको क्रियान्वित करता है। मोदी का शासन आपने जैसे होता है ना, योगी का शासन, धामी का शासन, ये सभी शासन है। ये काम करते नहीं हैं, काम करवाते हैं, और काम करवाना भी काम करना है। ये उसका लॉजिक है। ऐसे मत समझिए खाली घूम रहे हैं। सुपरवाइजर जैसे बोला कि कोई बोला इस कुर्सी को वहां रख दीजिए, कुर्सी रखने वाला काम किया, लेकिन जिसने कुर्सी रखवाया वो भी काम किया। ठीक है। तो प्रशासन में जिला कलेक्टर बोरा नहीं ढोता है, ना गाड़ी चलाता है, लेकिन काम, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है बट गाड़ी में बैठ के तो वो भी जा रहा है। ड्राइवर को बोल रहा इधर चलो उधर चलो, तो जो ये सब कर रहा है ये करना भी काम करना ही है। तो इसके पहले कि एक पीपीटी, एक पावर पॉइंट और है जो प्रशासन से जुड़ी है। ये जो मटेरियल है आपका करीब 40 पेज का है। ये जो रिसोर्स है इसका वो 40 पेज का है। तो इसमें देखेंगे तो हम चूंकि स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट माना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे होते और मुझे मैनेजमेंट पढ़ाना होता तो हम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन लिख देते, काम सब यही रहता। आप अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मुझे लिखना होता तो मैं यहां लिख देता गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रशासन। हमने लिखा स्कूल का प्रशासन, ये विश्वविद्यालय का भी प्रशासन हो जाएगा। प्रशासन एक प्रकार से कहा जाए कि एक क्रियान्वित करने वाली इकाई है, और जो शासन है वो कहीं भी प्राप्त, जैसे भाजपा में भी शासन है, कांग्रेस में भी शासन है। शासन कहीं भी व्याप्त हो सकता है। जैसे आप ही से कोई कहता है ना कि और बताओ यार तुम्हारे घर का शासन कैसा चल रहा है, कभी ये नहीं कहेगा तुम्हारे घर का प्रशासन कैसा चल रहा है। अक्सर ये वर्ड बोला जाता है। बच्चों पे माता पिता का शासन थोड़ा ढीला लग रहा है, इस तरीके के वर्ड आपने सुने होंगे।
समझ रहे ना? तो जो शासन है वो निजी में भी प्राप्त होता है, और मतलब एक घर से, एक कुटुंब से लेकर के एक सरकार तक शासन हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो है, जब लोग शब्द लगाते हैं तो सरकारी हो जाता है, निजी लगाते हैं तो प्राइवेट हो जाता है। तो इसीलिए आप जब कहते हैं पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी, लेकिन निजी सेक्टर में जिसकी फैक्ट्री है उसकी पॉलिसी चल रही होगी। तो स्कूल, चाहे ये प्राइवेट स्कूल जो है, चाहे गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज है, ये जो तरीका है दोनों में है। लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो निजी स्कूल है, वहां भी प्रिंसिपल होता है, वहां भी एग्जाम होते हैं, वहां भी पर्यवेक्षण होता है, वहां भी सब कुछ होता है। एक बेलम्स स्कूल हो और एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का स्कूल है, जो बेसिक रूल्स हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम स्कूल प्रशासन को अगर यहां पे लिख दें निजी स्कूल प्रशासन और यहां लिख दें सरकारी स्कूल प्रशासन, तो ये कंटेंट, कंसेप्ट इज सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने ये टॉपिक वाइज है, शायद पहले कभी जिक्र किया होगा, 2 मिनट में कनेक्ट करना चाह रहा, अर्थ, प्रकृति, कार्य और प्रशासन के सिद्धांत। अब आप जरा कल्पना करिएगा, हमने यहां तो लिख दिया स्कूल प्रशासन, स्कूल थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए आप, तो प्रशासन का अर्थ आ गया, प्रशासन का नेचर आ गया, उसका स्कोप आ गया या फंक्शन आ गया, और उसके थ्योरीज आ गई। और थ्योरीज क्या है? औपचारिक तरीके से काम कराना, अनौपचारिक तरीके से काम कराना, वेजेस को बढ़ा के काम कराना, छुट्टी को ज्यादा दे के काम कराना, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में काम कराना, कोई बीमार है या कोई पतला दुबला है तो उसको ऐसा काम दो, कोई हट्टा कट्टा है तो ऐसा काम दो, सही स्थान पे सही व्यक्ति को रखना। ये सब क्या है? ये सब सिद्धांतों के, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में 4 सिद्धांत में पहला क्या बोलता है? बोलता है क्या कि सही स्थान पे सही व्यक्ति का चयन। अगर प्लम्बर की जगह इलेक्ट्रीशियन की भर्ती कर देंगे तो नल ठीक नहीं हो सकेगा। और ये किसकी ड्यूटी है? प्रशासन। प्रशासन क्यों? प्रशासन एग्जीक्यूटर है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं तो समस्या मुझसे पूछो कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, और मैं दिल्ली के हिसाब से प्रॉब्लम बताऊंगा और आप मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। जब पिथौरागढ़ का बादल फटता है या कहीं पर, तो वहां का डीएम जब फंस जाता है, 4 दिन से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, हाहाकार मच जाता है, और वही जब एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के सचिवालय आता है तो बादल फटने पे पॉलिसी बनाता है, तो वो जानता है क्या प्रॉब्लम आई थी। अब वो पॉलिसी मेकर है तो उसको तुरंत याद आएगा कि 3-4 साल पहले यार ये प्रॉब्लम थी, इस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए देखे होंगे सबसे पहले जब भर्ती होती है किसी भी व्यक्ति की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सचिवालय में उसकी नौकरी नहीं मिलती है, सचिवालयी सेवा को छोड़कर। सचिवालयी सेवा का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, ये सचिवालयी सेवा है। इनकी भर्ती ही हुई सचिवालय के लिए। वही आगे प्रमोट होंगे तो सेक्शन अफसर बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, ऑलमोस्ट बहुत वैसे हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी तक चले जाते हैं। ये सचिवालयी सेवा का पैरामीटर है। लेकिन कोई एसडीएम बनेगा तो कभी देखे होंगे नया एसडीएम सचिवालय में नहीं मिलेगा, नया एसडीएम बड़कोट में मिलेगा, नया एसडीएम केदारनाथ में मिलेगा। पहले वो फील्ड में सीख ले तब तो पॉलिसी बनाएगा। अगर वो एसडीएम रहेगा विकास नगर का, फिर 4-10 साल रहा आएगा तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी बन के यहाँ काम करेगा, तो देखेगा कि वहां खनन वाले क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं वहां डाक पत्थर में, वो सब देखा होगा, गाड़ी पकड़ा होगा, ये किया होगा। तो खनन वाले में रहेगा तो कहेगा ऐसा बनाना चाहिए, सर हम थे वहां पे तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो जो डिजाइनर है वो अच्छा एग्जीक्यूटर है, एक प्रकार से कहा जाए वो कहीं ना कहीं से अपने आप में प्रैक्टिकल को जानता है। तो जो आप लोग हैं क्या हैं? आप प्रिंसिपल बनेंगे तो क्या है, स्कूल के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे तो आप तो टीचर 20 साल 15 साल से हैं, तो आपको नहीं पता है टीचरों को क्या प्रॉब्लम होती है, तो पॉलिसी तो अच्छा ही बनाएंगे ना।
अगर किसी व्यक्ति को सीधे प्रिंसिपल बना दीजिए जो टीचर ना रहा हो, लेक्चरर ना रहा हो, वो तो अनाप शनाप पॉलिसी बना दी, उसको तो अनुभव ही नहीं प्रैक्टिकली। तो जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो आप ध्यान में रखेंगे, बल्कि ये भी कह देंगे यार कुछ टीचर तो 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, थोड़ा देर हो जाएगा, थोड़ा स्कूल की टाइमिंग को कुछ इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। किसी इवेंट में कहेंगे 9 बजे रखते, नहीं नहीं, वो उनियाल जी आ ही नहीं पाएंगे, नौटियाल जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, अब बहुगुना जी तो उठते ही हैं 9 बजे सो के वो जानता है ना, वो टीचर रहा है, तो कहेगा 11 बजे से पहले मत रखो, एक दिन तो रेस्ट करने दो यार लोगों को, चलो 10:30 रख लेते हैं, क्यों, ठीक है, हाँ बोले हाँ। अब 10:30 अब सब वहां 10:15 10:30 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखा है ना सबको। अब एक आप इंस्पेक्टर टाइप का आदमी ले जाइए, प्रिंसिपल बोले 7 बजे इवेंट है आपकी, 7 बजे वही दिखेगा सिर्फ। पॉलिसी जो बनाने वाला है प्रैक्टिकल अनुभव तो उसको है ही नहीं, तो अर्थ कहां, अर्थ नहीं हुआ, अनर्थ हुआ। और अगर काम नहीं हुआ तो क्या बोलता है वो, विज्ञान भी कहता है दीवार को धक्का दो दिन भर, काम नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं साहब, हम तो सुबह से ऐसे खड़े हैं, लात लगाया, हाथ लगाया, अंगद का पैर उठा था, नहीं उठा था, तो विज्ञान के हिसाब से काम भी नहीं हुआ था, चाहे जितने राक्षस लगे हों उसमें। ठीक है, कहां चला गया तो ये जब शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को देखेंगे, कुछ फर्क नहीं है इसमें। प्रशासन की प्रकृति में जब हम शैक्षिक, तो हम उसके वातावरण को बदलते हैं, केवल हम इन्वायरमेंट को बदलते हैं। जैसे अपने घर के प्लॉट सामने है, तंबू लगा के शादी कर लेते हैं, अब बेडिंग पॉइंट में करते हैं, फेरे वही हैं, सब कुछ वैसे ही होता है, पंडित जी वही उच्चारण करते हैं, प्रांगण बदल गया बस। जो प्रशासन सचिवालय में था वो स्कूल में चला गया, वही विश्वविद्यालय में चला गया। एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, एक इंटर कॉलेज के हेडमास्टर में कोई अंतर नहीं है। क्या बढ़ेगा, उसका क्या बढ़ता है, एरिया बढ़ता है। जैसे डीएवी कॉलेज में 10,000 लड़के होंगे, हमारे यहाँ 50 लड़के हैं, वॉल्यूम का ही तो फर्क है, पढ़ाई तो वैसे ही है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है। उनके कमरे बड़े बड़े, हमारे छोटे हैं, तो हम आकार प्रकार में, हम प्रकार में छोटे नहीं, आकार में छोटे हैं। तो एक विश्वविद्यालय कॉलेज में किस में छोटा, आकार में, प्रकार में नहीं। वहां भी बजटिंग होती, वहां भी रिपोर्टिंग होती, वहां भी सुपरवाइजरी होती, वहां भी नेतृत्व किया जाता, वहां भी एडमिनिस्ट्रेशन होता, वहां भी पॉलिसी होती, वहां भी शासनादेश होते हैं, वहां भी व्यवस्थाएं होती, वहां भी स्कूल कॉलेज लगते हैं, वहां भी मेज कुर्सी होती, वहां भी नल पानी बिजली सुरक्षा चिकित्सा सब होता है, वहां भी होता है। वॉल्यूम उसका डिफरेंस, उसका साइज में अंतर है बस। तो प्रशासन कहीं पर भी 2 या अधिक व्यक्तियों में व्याप्त हो जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दूर अगर घर बनाया हो खेत में, तो उस एक व्यक्ति के लिए भी 20 पोल लगा के बिजली ले जाया जाता है। ये प्रशासन है। सरकारी की बात कर रहे हैं। ये जितना देखे होंगे सारा लोड जो स्कूल का, निजी स्कूल कहां खुले हैं, काहे नहीं पौड़ी गढ़वाल में खोल देते, काहे नहीं बड़कोट उत्तरकाशी में इतने व्यापक पैमाने पे नहीं खोलेंगे, क्योंकि निजी प्रशासन हमेशा लाभकारी होता है और सरकारी प्रशासन कल्याणकारी होता है। निजी होगा तो बिना लाभ के काम नहीं करेगा, और सरकारी होगा तो लोक कल्याण को सोचता है। इसीलिए 4 बच्चों के लिए 2 टीचर रख के बियावान में भी पढ़ाने के लिए तैयार रहता है सरकारी स्कूल, क्योंकि लोक कल्याणकारी है। अंबानी साहब घाटे में एक दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी सरकारें हर साल घाटे में जिंदा रहती हैं। ठीक है। अब प्रशासन के उद्देश्य, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होगा, देखिए जैसे कहते हैं कि मोदी साहब का क्या उद्देश्य है कि जनता खुश रहे, पीस रहे, हैप्पीनेस रहे, लोक कल्याण से भरी रहे। शैक्षिक में क्या है, स्कूल में अच्छे रिजल्ट आए, बच्चे ठीक से पढ़ें, अच्छा वातावरण बना रहे। लेकिन टूल्स वही है। देखिए जो ताला हमारी कोचिंग में लगता है, वही ताला प्रिंसिपल के दरवाजे में भी लगता है।
दोनों खुलते चाबी से हैं। ताला से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस कमरे में क्या काम होता है, ये वातावरण थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कार्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन, कार्यालय हटा दीजिए, आप सचिवालय लिख दीजिए, आप विधानसभा लिख दीजिए, आप इंटर कॉलेज लिख दीजिए, आप विश्वविद्यालय प्रबंधन, कुछ भी लिख दीजिए, जो मर्जी लिखिए लिखिए। ठीक, अगर आपने उद्देश्य, कार्य और आवश्यकता को इसको समझ लिया तो क्या है ये, आपको आज सरकारी स्कूल बाजार से स्पर्धा पा रहे हैं कि नहीं? स्टेट बनाम राज्य, स्टेट बनाम बाजार, मतलब राज्य बनाम बाजार, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, ये वर्ल्ड बैंक की 1989 की रिपोर्ट है। फ्रॉम स्टेट टू मार्केट मतलब राज्य से बाजार की ओर। आज हम लोग कहां खड़े हैं? हम पहले क्या हैं? आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जाएंगे तो भारत के नागरिक हैं, है ना? लेकिन जियो के उपभोक्ता हैं, पेप्सी के उपभोक्ता हैं, ये जो नेस्ले फेस्ले, जो चॉकलेट, जो भी आइटम बिकते हैं, उन सब के क्या हम कंज्यूमर हैं। आज से 25 साल पहले चले जाइए, 30 साल पहले चले जाइए, जब इनको लाइसेंस नहीं था उदारीकरण से पहले, तो हम भारत के नागरिक ज्यादा थे, कंज्यूमर कम थे। क्यों? भारत के नागरिक ज्यादा होते थे और कंज्यूमर कम। बिजली कौन देता था? भारत सरकार। गांव से शहर बस कौन भेजता था? भारत सरकार। ट्रेन अभी भी किसकी चलती? भारत सरकार। तो हम ज्यादातर भारत के नागरिक थे। अब टेम्पो टेकर किसके चलते हैं? सब निजी हैं। तो हम भारत के नागरिक नहीं रह गए, यहां पर हम ज्यादा क्या हो गए? कंज्यूमर। और कंज्यूमर जब सर्विस कंज्यूम करता है तो पे करता है, और जो पे लेता है वो बिना प्रॉफिट के आपको सर्विस देगा नहीं। तो 1989 में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, जब हम फ्रॉम स्टेट टू मार्केट की ओर चले तो हमारे साथ क्या चेंज आया? हम कंज्यूमरिज्म की तरफ जाने लगे। और 24 जुलाई 1991 के बाद उदारीकरण आया, लाइसेंसिंग प्रणाली में ढील हो गया। और इस ढीलापन से क्या हुआ? लोगों ने लाइसेंस लिया और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, मतलब बनाया बेचा, और हम उसके कंज्यूमर होते चले गए। आज हालात ये हैं कि हमारी बिजली भी कहीं दिल्ली उल्ली में तो ऐसे ही चल रहा है, सब जगह प्राइवेट हो रहा है। तो हम क्या, हम बिजली के कंज्यूमर हैं। अभी आपने सुना होगा पर यूनिट बिजली बढ़ा दिया सरकार ने, है ना? सरकार भी क्या करती? सरकार क्या करेगी? सरकार कहती है कि जब आप फैसिलिटी लेते हैं तो उसकी कीमत दीजिए। आप तो देते हैं ना अंबानी को, आप देते हैं ना टाटा को। ये कार किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हुंडई फलाना ढिमका जिसके आगे आप ताव गांठते हैं, ये किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना पैसा देते हो उसको, 28% हम तुमसे जीएसटी ले लेते हैं, 10-5 लाख रुपए टैक्स ले लिए, 20-25 लाख की तुमने कार लिया, तो तुम अपने घर, हम अपने घर। तुम 20 लाख टाटा को दे सकते, 5 लाख हमने तुमसे टैक्स ले लिया। टैक्स क्यों लिया? रोड किसकी है? पेड़ कौन काट रहा है? डामर कौन फैला रहा है? कौन ये दुनिया भर का हाईवे और हवाई दे रहा है? तो उसके बदले में खर्चा नहीं करेगा क्या? धुआं आप निकालें, प्रदूषण आप फैलाएं, तो आपसे टैक्स भी नहीं लगे इतना। तो सरकार ने सोचा कि जब आप कंज्यूमर हो ही गए हैं तो जरा यार हम भी ऐंठ लेते हैं, हम ही काहे वेलफेयर करते रहे। मोदी जी 95 रुपया लीटर तेल 100 कहीं पार कर गया, दुनिया भर का हल्ला हुआ, उनके एक भी असर पड़ा? उनको आदत डलवा दिया कि 95-93 के इर्द गिर्द रहा करो। 75, 76, 78, 77, 72 भूल गए लोग। अब तो अगर 20 पैसा कम हो जाए लोग खुश हो जाते हैं, कहीं तेल का रेट गिर गया। हाँ, अभी देखो 820 रुपया का गैस सिलेंडर है, 1120 से अभी 300 रुपया घट गया, 200 फिर कुछ और घटा उठा दिया इन्होंने, है ना? आप इतने से खुश हैं, है ना? 10 कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे, बोले वेलफेयर चल रहा है। और 302 साल से आपसे जो पैसा रगड़ कर कोस भर लिए, वो आज अगर 1 लीटर पेट्रोल का रेट गिरा दिया जाए तो 13,000 करोड़ रुपए संचित निधि से खट से नीचे चला जाएगा। 13,000 करोड़। ये क्या है? कोरा पैसा, नगद पैसा। गाड़ी खड़ी, पेट्रोल भरी, टैक्स गई। इससे बढ़िया कोरा पैसा तो सरकार कमा ही नहीं सकती। दारू से बढ़िया वैट टैक्स। अरे इसमें तो लीकर में, ये पेट्रोल में 6 चीजों में तो जीएसटी ही नहीं लाए।
जीएसटी लाएंगे तो पेट्रोल हो जाएगा 72-75 में अपने आप। 28% ही तो मैक्सिमम जीएसटी है, और आप लेते हैं इसमें 47% टैक्स है पेट्रोल पे, वैट और आपका ये ड्यूटी मिला के जो सेंट्रल का है। तो सरकार वेलफेयर होते हुए भी आपको कंज्यूमरिज्म की ओर इसलिए ले जाती है क्योंकि सरकार अब आपको बड़ी बड़ी सड़कें सुविधाएं देती। तो जब आप दुनिया को पैसा बांट रहे हैं तो सरकार कहती है हमको भी दो और हमसे सुविधा लो। जो लूट के जा रहे हो तो शोषण कर रहे हैं, हम तो तुमको लौटा देंगे यार। बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, वंदे भारत दे रहे हैं, दिल्ली तक जाने का तुमको हाईवे दे रहे हैं, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे, तो थोड़ा हमको भी देते रहो। तो एक प्रकार से मैं कह रहा हूं कि सरकारी प्रशासन लोक कल्याणकारी कम, और निजी प्रशासन अगर देर तक सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे, लोक कल्याण की चिंता नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं चलेंगे। थोड़े लोक कल्याणकारी वो और थोड़ी कॉमर्शियल सरकार के बीच अब रास्ता है। तो फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, जैसे ये बाजार प्रतिस्पर्धा, दून इंटरनेशनल स्कूल किसकी स्पर्धा है, ब्राइट लैंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड किसकी स्पर्धा है, मतलब ये स्कूल अगर हो इस नाम से तो किसकी स्पर्धा है, सरकारी स्कूलों को। सरकारी डाक की जो चिट्ठियां थी स्पर्धा कौन बना, कोरियर। बीएसएनएल का स्पर्धा कौन बना, जियो। जियो कौन है, जियो बाजार है और बीएसएनएल सरकार है। ये डाक से जो चिट्ठियां जाती थी ये कौन है, सरकार है, और ये कोरियर का क्या हुआ, बाजार है। और ये जो स्कूल खुले प्राइवेट ये कौन है, ये बाजार है। और जो गवर्नमेंट के स्कूल थे 5 रुपया 10 रुपया महीना में जो पढ़ा रहे हैं ये सरकार है। तो आपको स्पर्धा का सामना नहीं पड़, बाजार स्पर्धा, मार्केट कंपटीशन से नहीं झेल रहे हैं। मार्केट कंपटीशन, प्रभावी संसाधन का उपयोग कहां, आप क्या प्रभावी संसाधन, स्कूल के बिल्डिंग की छत गिरती रहती है, पुताई का प्लास्टर का पैसा नहीं है, प्रभावी संसाधन। तो आप बाजार में टिकेंगे कैसे। इसीलिए 1987 में कहा गया कि जो सेक्टर सरकार के गले गर्दन की नस दबाए उसको बेच देना चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसको, बालको वगैरह क्या कर रहे थे, सरकार के गर्दन की नसी दबा रहे थे। वो उन्होंने, वाजपेयी साहब ने कहा इसको डिसइन्वेस्ट करो। और 2004 में मनमोहन सिंह की जब सरकार आई थी, डिसइन्वेस्टमेंट उदारीकरण से चली प्रक्रिया थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बने 2004 में, डिसइन्वेस्ट रोकना पड़ा क्योंकि वामपंथियों ने कहा डिसइन्वेस्ट करेंगे तो हम समर्थन नहीं देंगे। और 2014 से मोदी जी सिर्फ डिसइन्वेस्ट करते हैं। लोग कहते हैं ना रेल बेच दोगे, ये कर दोगे, वो बोलते नहीं रहते हैं, उन पे आरोप नहीं लगाते, वो बेचते भी हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना काल में 2,40,000 करोड़ का बेच रहे थे, वो तो कोई खरीदार नहीं मिला, सिर्फ 30-40 हजार बिका, नहीं तो बिक चुका होता कई कई चीज। अब ऐसे भी नहीं है कि अपना सर्वस्त्र बेच रहे हैं, लेकिन जो मैंने बोला जो नस दबाए उसको बेच देना चाहिए। बजाज ने क्या कहा था, जो व्यक्ति कर्ज लिया और लौटा नहीं सकता उस पर कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए कि आपको लौटाना भी है कि नहीं लौटाना। विजय माल्या को लेकर बोला, रियायत कर को वापस लाने की जरूरत नहीं है, नए लोगों को मौका दीजिए, फिर से देश खड़ा होगा, उनको हटाइए, भगाइए। क्योंकि वेलफेयर हमेशा काम नहीं करेगा ना। अब मैं स्कूटर खरीदने गया हूं और मैं सोचूं कि कंपनी वाला, सरकार हमारी मदद, सरकार तुमको, तुम पैदल चलो, स्कूटर का पैसा नहीं है तो सरकार क्यों मदद करेगी तुम्हारी। सरकार दे तो रही सरकारी स्कूल 5 रुपया महीना में, हम तो 5 पैसा महीना में पढ़े हैं। हम कक्षा 5 में 5 पैसा देते थे, 4.5 रुपया 12वीं में देते थे, और 370 रुपये बीएससी करते थे साल भर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो सरकारी पैसे यही तो था ना, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे। अब आप चले जाइए यहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, एमए का 60,000 एक सेमेस्टर की फीस है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो कार भी बेच के चले आइए फीस जमा करने के लिए। वो बिना प्रॉफिट के नहीं चलेंगे। और उन्होंने ही क्या किया, बाजार स्पर्धा क्रिएट किया। अब आप सुपरवाइजर हैं, लीडर हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को क्या समझाएंगे। 5 स्टार होटल हॉस्पिटलिटी जैसे तो आपके स्कूल चलते हैं, अब आप कैसे समझाएंगे। क्यों वो केजरीवाल कहता रहता है कि देखो मेरा स्कूल, वो बाजार से कंपटीशन ही तो करता है।
जल डाल दिया यार जेल में उसको। आगे कार्यालय प्रबंधन के विभिन्न घटक। अब यहां सचिवालय, हमने बोला कुछ भी नाम बदल दीजिए, प्रबंधन के वही है। टीम, आप यहां प्राइवेट निजी में जाएंगे, टीम लीडर होता है, 2-4 लोगों का एक लीडर मिलेगा। उपकरण और प्रौद्योगिकी, काम का माहौल, गतिविधियों का मकसद उद्देश्य, ये सब चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप इसमें देखेंगे कार्यालय प्रबंधन के कार्य। कार्यालय प्रबंधन हमने स्कूल नहीं लिखा, कोई भी कार्यालय XYZ, मेरा भी, मेरा ये कोचिंग। योजना 6 से 8 क्या है, बिना योजना की चले आए आप। और 6 से 8 के बीच में हो क्या रहा है, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन हो रहा है। आयोजन, ऑर्गेनाइज करना, ये सब चल रहा है कि नहीं, संचार वगैरह, ये सब सारी जितना भी चीज आप देखिए सब दिख रहा होगा, आप सब देखिए सब दिखेगा, सब कुछ यहां हो रहा है। उसका मात्रा कम है। अच्छा, किसी का एक ही बच्चा है तो कंप्लीट माँ बाप नहीं है, क्यों? इकलौती संतान है तो कंप्लीट माँ बाप नहीं है, 10-15 होना जरूरी है, तभी पूरे माँ बाप बनेंगे, क्यों? तो अरे भाई, हमारे क्लास में जो ऑनलाइन जुड़े हैं, एक लोग ऑनलाइन देखें चाहे 75 लोग देखें, हमारा तो ऑनलाइन जा ही रहा है ना। वॉल्यूम तो इनकी गलती इनकी गलती है जो वो देख नहीं रहे हैं। इसी पे एक बहुत अच्छा चुटकुला, लेकिन यह सुनाने लायक नहीं है बहुत अच्छा चुटकुला है, लेकिन यहाँ हम सुनाने में थोड़ा कतरा रहे हैं। बहुत अच्छा याद आ गया था, छोड़ देते हैं उसको। इधर देखिए, संगठनात्मक जलवायु। संगठन का अर्थ देखिए, संगठनात्मक, हमने जलवायु शब्द, हर जगह क्या है ना, एक क्लाइमेट की नीड होती है। आप अपने स्कूल में पढ़ाते हैं 4 गुट बन जाए स्कूल, चलेगा? वहां का जलवायु खराब है। क्षेत्रीयता पैदा हो जाए, जातीयता पैदा हो जाए, ऐसे तमाम तरीके के साइंस आर्ट्स वालों के बीच अलग से कहानी बन जाए, बोले ये तो फिजिक्स वाले हैं यार, इनसे दूरी रहा करो, चाहे कोई नियम लगा देंगे। क्लाइमेट, जलवायु, संगठन या संगठनात्मक, संगठन का अर्थ वही है, 2 या अधिक व्यक्ति जहां हो संगठन है। वो प्रयास का भी संगठन हो सकता है और उत्तराखंड सचिवालय भी हो सकता है। एक संगठन के रूप में विद्यालय एज अ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल को कह रहा है स्कूल एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सचिवालय एज अ ऑर्गेनाइजेशन, प्रयास IAS एज अ ऑर्गेनाइजेशन। बस जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको इसको खोलेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ये प्रशासन से मिलता जुलता है। अभी जब पर्यवेक्षण से इसमें जाएंगे, इसके पहले हम प्रशासन बताएंगे, तब स्कूल प्रशासन बताएंगे। इसमें सिर्फ अब प्रधानाध्यापक की भूमिका है ना, हम यहां लिख दें मुख्य सचिव की भूमिका, हम यहां लिख दें जिलाधिकारी की भूमिका, यहां लिख दें निदेशक की भूमिका, यहां लिख दें PM CM की भूमिका। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष समाधान, संघर्ष जहां होगा, अंतिम समाधान करता कौन होगा? लीडर, जो उसका हेड है। और कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन जो है, ये जो टॉपिक ऊपर देखते हैं, ये आपका विषय है। जो टॉपिक आपका सिलेबस है, ये अलग अलग, ठीक है ना। ये जितना ये वाला ऊपर आता है नीले में, वो आपका सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, ई वाला लिखा नहीं है उसने, सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिया उसने। अच्छा होता कि पूरा विस्तार कर दिया होता, ठीक। तो अब स्कूल में संघर्ष प्रबंधन की बात करी। अब क्या कह रहा है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होता है, कैरियर मैनेजमेंट होता है, लाइफ मैनेजमेंट भी होता है, पानी मैनेजमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट भी होता है, टीचिंग, स्कूलिंग, व्हाट एवर, जितनी भी फाइलिंग वोलिंग, सबको मैनेजमेंट होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल एज ए लीडर, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन टीचर की भर्ती में आपने कभी देखे होंगे, कभी आपसे नहीं कहेगा कॉन्फ्लिक्ट। टीचर का काम कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना नहीं है, टीचर का काम है प्लान को एग्जीक्यूट करना। आपने देखे होगा कक्षा खाली रहती है, प्रिंसिपल साहब उधर से आए, अरे कहाँ, आप कहाँ घूम रहे हैं भाई, इधर आइए, क्लास नहीं है क्या आपकी? नहीं है सर, अभी थोड़ा टाइम है। एक काम करिए, वो लड़के हल्ला कर रहे हैं, जरा आप ही चले जाइए, थोड़ा देखिए 10 मिनट रहेंगे, थोड़ा शोर शराबा नहीं होगा,
जाइए देख लीजिए, आप अनुभवी आदमी, आपको क्या समझाना है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अच्छा पर्यवेक्षक है, अच्छा लीडर है, और कन्फ्लिक्ट को दूर भी कर रहा है। थोड़े मोड़े इधर उधर कहीं कुछ आ रहा है, स्कूल में बच्चे आते शिकायत, सर ये हो गया वो हो गया, डोंट वरी बेटा, अभी मैं शर्मा जी को बोल रहा हूं, चलो अपनी क्लास में, चलो अभी भेज रहा हूं। आप कन्फ्लिक्ट आप बढ़ा देंगे। आपने कभी देखे पिता घर में कन्फ्लिक्ट बढ़ाता है? नहीं। दो बच्चे लड़ रहे हो ना, तो पिता, अरे यार तुम भी यार, हम भी चार भाई बहन थे यार, ऐसे नहीं लड़ते थे यार, हद कर दिए। वो अपनी कमियां बता करके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है। वो सोचता है कि मेरी बेइज्जती हो जाए लेकिन ये शांति तो हो जाए। बताता ही इसीलिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रेजुलेट करने के लिए कौन थ्योरी दिया था? कल मैंने बताया था, मेरी पार्कर फॉलेट, सबसे बढ़िया थ्योरी उसी की है। जब ये पढ़ेंगे तो मेरी पार्कर फॉलेट आ जाएगी, वही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है, चाहे जहां पे हो। अब आगे है कि स्कूल संघर्ष प्रबंधन कार्यक्रम के बुनियादी सिद्धांत। अगर स्कूल को मान लो ये बुनियादी सिद्धांत क्या है, तो आप एक बात तो मान के चलिए ना, कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल। आदमी ही कंफ्यूजन में है, अब कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। मैंने क्या बोला कि जो आदमी आपको, कभी कभी कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो आपका कुछ बिगाड़े नहीं है लेकिन देख के आपको बुरा लगता है, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो आपने संघर्ष स्वाभाविक है यह मान के चलिए, अरे यार ये होता रहता है, ऐसा फिलॉसफी भी है। व्यवहार बदला जा सकता है, ये भी मान के चलिए। हम जो 20 साल पहले थे अब नहीं है वैसे, ना हमारी आवाज है, ना हमारा अंदाज है, ना तौर तरीका है, ना हमारा सोचने का ढंग है। हमको लोगों ने बदल ही दिया होगा, हमारा टीचर बदला होगा, कोई पीएचडी समय लात घुसा मारा उसने बदल दिया होगा। हम मारते हैं मतलब काट दिया, फेंक दिया, ये क्या लिख के आए हो, चलो भागो कल ठीक लिख के आना। हमारे यहाँ बर्थवाल साहब थे, हमारी ऐसे पूरी वही काट देते थे। अरे हमने कहा सर कल आप बताए थे कि ये लिख के लाना, लाए तब भी। बोले कल और आज में मेरा दिमाग नहीं बदला क्या? हमने कहा सर दिमाग तो प्रभु करें आपको बहुत अच्छा बदले, लेकिन हमारा नाश क्यों मार रहे हैं? हाँ, हमें आप जैसा बनने के लिए इतना रुकावट पैदा करेंगे? हमने उनसे बोला था कि हमें आप जैसा बनना है और आप जरा से भी नहीं चाहते हम आप जैसा बने। बोले नहीं यार, हम तो तुम्हें अपने से अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है ये। हमने चलिए अच्छा इसमें बार्गेनिंग कर लेते हैं, कौन वाली लाइन हटानी है? हाँ, उसे समझा के भी कर सकते हो, तो उनके थोड़े समझदारी पे है ना, समझ रहा ना। खैर, व्यवहार बदला जा सकता है, और केवल बच्चे ही नहीं जिन्हें संघर्ष प्रबंधन कौशल सीखने की आवश्यकता है। आप देखें इसमें हम स्कूल में जनरली क्या सोचते हैं, एक थ्योरी है, ये बताएंगे जब रिसर्च में है, कि हम सोचते हैं कि बच्चों को बदलना है ना, सबसे पहले उसके बाप को बदलना है। हमें लगता है कि जनता कैसे बदलेगी, सरकार अपनी पॉलिसी बदल के देखे जनता बदलने लगेगी। आदेश कहां से चलते हैं? नीचे से। आपने जीएसटी लाए तो हम जीएसटी देने लगे, आप इनकम टैक्स स्लैब में छूट नहीं दिया तो हम देते रहे, आपने जिस पे जीएसटी बढ़ा दिया वो भी देते रहे। बदलना किसको है, हमको या सरकार को? सरकार को। आप 3 कृषि कानून लाए, आप हटा दिए तो कानून नहीं है। आपने सीआरपीसी वगैरह सब चेंज कर दिया, तो आपने तो बदल दिया। तो बदलना आपको है। बच्चे क्या हैं, बच्चे तो गरीब भी हो सकते हैं, शिक्षक तो एक सैलरी पाता है, अच्छे कपड़े होते हैं, अच्छी सुविधा होती है। बच्चे तो अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। बच्चे तो अपना व्यवहार बदल सकते हैं ना, लेकिन व्यवहार बदलेंगे कैसे? क्रिया का प्रतिक्रिया विज्ञान का नियम है कि नहीं? न्यूटन का एक नियम है वो। क्रिया कौन करेगा? आपने कभी देखिए कोई टेलीफोन करे, जो टेलीफोन करता है वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या प्रतिक्रिया करूंगा। अगर आप उसने आचरण भरी बात की तो आप बड़े प्यार से बात करेंगे, उसने गुस्से में बात किया तो आपकी प्रतिक्रिया उलट हो जाएगी। तो हमेशा कोडर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। कोड कौन कर रहा है कॉलेज में? टीचर।
कोर्ट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। पॉलिसी मेकर कौन है? ऊपर का अधिकारी। और बदलना बच्चों को है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बर्नार्ड कहता है आदेश नीचे से चलते हैं, ये सही है, लेकिन आदेश ग्रहण करने की परिस्थिति भी बताता है कि किस परिस्थिति में आदेश नीचे से चलेंगे। अगर आदेश उसी के खिलाफ है तो आदेश नहीं मानेगा, सक्रिय हो जाएगा आदेश नहीं मानने के लिए। और आदेश संगठन के विरुद्ध है तब भी सक्रिय हो जाएगा कि ऐसा काम वो क्यों करेगी जो संगठन का नुकसान हो। और वो उदासीन होगा तब आदेश मानेगा, यानी कि ना संगठन का नुकसान है उस आदेश से, ना उसका व्यक्तिगत। अब आदेश मान लेगा चाहे उसको आदेश समझ में भी ना आया हो। वो क्यों जिम्मेदार होगा उसका? ठीक है। संघर्ष प्रबंधन स्कूल के व्यापक रोकथाम कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सब उसी का हिस्सा है। कार्यक्रम केवल हिंसा की समस्याओं वाले शहरी स्कूलों के लिए नहीं है। हमें लगता है कि जो लड़के जो समस्याएं रहती हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट की हैं। संघर्ष के कई वेराइटीज हैं। जैसे हमने सुपरविजन में बताया था कि रिसर्च की 23 प्रकार का सुपरविजन। एक तो हमने ओहियो स्टेट का उदाहरण दिए होंगे 81 प्रकार का सुपरविजन का। लेकिन उसमें 81 प्रकार क्या करेंगे हर छोटा मोटा सुपरविजन लेके? ऐसे तो घर में बहुत सारे बर्तन हैं जो हम 5-6 महीने इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लेकिन बर्तन के रूप में पड़े। क्रॉकरी है, कौन खाता है उसमें? मेहमान वहमान आते हैं उसमें परोसता नहीं, तो अलमारी बंद रहते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो वैसे बहुत सारे सुपरविजन के थ्योरीज हैं जो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं। संविधान में बहुत सारे आर्टिकल आज तक इस्तेमाल नहीं हुए। आर्टिकल 360 है, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हालांकि कोरोना में स्थिति आई थी, लेकिन आपने डिजास्टर घोषित नहीं किया। फाइनेंशियल क्राइसिस आप पेंडेमिक तो घोषित किया, महामारी, बट फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं घोषित किया। भले ही चक्का जाम हो गया था पूरा, तो फिर 360 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसी तरीके से आगे ये दृष्टिकोण है पूरा। और ये आप करते करते हर जगह पाएंगे संघर्ष प्रबंधन शिक्षकों की कक्षा प्रबंधन शैली में शामिल है। हर शिक्षक में यह उसकी स्टाइल का भाग है कि संघर्ष प्रबंधन उसको करते रहना है। विद्यार्थी लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, कुछ बात हो रही, उसको रोज उससे गुजरना पड़ता है। वो उसकी स्टाइल का भाग है। बट इसके कुछ अपने जरूरी पक्ष हैं जो हम लिखाते समय आपको बताएंगे। आगे जाएंगे तो जैसे हम व्यापक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो एक संकुचित दृष्टिकोण का भी बात करते हैं। 2 प्रकार के। प्रशासन के स्कोप में भी जाएंगे तो आपको वाइड और नैरो मिलेगा, आपको प्रबंधकीय और इंटीग्रल मिलेगा। एक अच्छा प्रिंसिपल वो है जो चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को एक ही तराजू में तौलता हो कि सभी अपने हिस्से का काम करते हैं इसलिए स्कूल चलता है। एक खराब प्रिंसिपल वो हो सकता है जिसको लगता है कि हमारी वजह से स्कूल चलता है। इसीलिए सुपरवाइजर में आपको पढ़ाए होंगे कि जो सर्वज्ञाता समझता है वो अच्छा सुपरवाइजर नहीं है, और जो सोचता है कि व्यक्तियों में विशेष गुण होते हैं वो सृजनात्मक है, रचनात्मक है। देखिए, लीडरशिप कौशल, अनुकूल, ये सब चीजें, आईटी कौशल, संचार कौशल, ये बदले हुए, प्रत्योजित करने की क्षमता, निर्णायक होना, समस्या समाधान के लिए कुशलताएं। एक प्रिंसिपल बनने के लिए कौन कौन से कौशल चाहिए आपको, है ना? आपको प्रेयर के बाद भाषण भी देना पड़ता है। ये सब पूरा टॉपिक जो था, ये एक टॉपिक जैसे ये है, एक टॉपिक ये है, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, यही टॉपिक है जिसके अंदर हमें चलना है। 40 पेज का एक मटेरियल है, फिर प्रशासन के साथ इसको पढ़ेंगे। अब इसको जानने, अब समझाना तो मैं इसको और लंबा कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पर्यवेक्षण की जो विधि है ना, पर्यवेक्षण को आप ऐसा मान के चलें, मैं इससे बाहर आ जाता हूं पहले।